Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। शुद्धेश चौधरी ने संदेह जताया। मैंने पहले इस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि मैं छात्रों के बारे में पर्याप्त नहीं जानता। हालांकि इस परीक्षा में शीर्ष 3 युवराज सिंह, राजकुमारी श्रद्धा और सुधांशु शुक्ला होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि विक्रांत सेन के लिए कौन बेहतर है। यह कहना मुश्किल है कि युवराज सिंह तेज हैं, राजकुमारी श्रद्धा अंतर्मुखी और संयमी हैं, सुधांशु शुक्ला दबंग और बहादुर हैं और तीनों की उपलब्धियां बराबर हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि सबसे मजबूत कौन है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मौके पर किसकी प्रतिक्रिया होती है और कौन से पत्ते ज्यादा मजबूत हैं। हालांकि जब वे भविष्य के बारे में बात करते हैं तो मुझे सुधांशु शुक्ला पर ध्यान देना चाहिए। सुधांशु शुक्ला? शुद्धेश चौधरी हैरान दिखे। आखिरकार सुधांशु शुक्ला एक नागरिक के बेटे हैं और उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। अचानक शुद्धेश चौधरी को रणवीर सिंह की उत्पत्ति का ख्याल आया। उन्होंने सुना कि धर्मवीरपुर के राजा, जिन्हें महान मायालोक राज्य में युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है, युवावस्था में एक नागरिक थे। अपने प्रयासों पर भरोसा करते हुए वे धीरे धीरे महान मायालोक राज्य के शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। वह अचानक सामने आए। वैसे विवान सिंह भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी साधना थोड़ी कम है। इस समय रणवीर सिंह ने अचानक कहा, विवान। शुद्धेश चौधरी लगभग विवान को भूल गया और सभा स्थल की ओर देखने लगा। इस समय आधे लोग समाप्त हो चुके थे और दृश्य एक बहुत ही गर्म लेवल में प्रवेश कर चुका था। 8वां चक्र। शुरुआत में एक वरिष्ठ कक्षा का शिष्य विवान के पास खड़ा था। जिस क्षण लड़ाई शुरू हुई उसने पहली बार विवान के साथ युद्ध किया। धमाका। उस आदमी ने लाल सैन्य पोशाक पहन रखी थी। जब उसने एक चाल चली तो मुट्ठी की हवा तेज थी। हर जगह जलती हुई लहरें उठ रही थीं, जिससे एक गर्जना हुई। उसकी मुट्ठी की शक्ति लगभग 10 मीटर के क्षेत्र में फैल गई। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। आश्चर्य की बात यह है कि विवान, जो जलती हुई लहर के केंद्र में है, अभी भी अपने हाथों को अपनी छाती पर रखे हुए है, एक बड़ी ढाल की तरह जो जलती हुई लहरों द्वारा दूसरे पक्ष के हमले को आसानी से रोकती है, जैसे कि प्रभाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। क्यों? रणवीर सिंह और शुद्धेश चौधरी हैरान हैं। विवान की उपलब्धियां उतनी सरल नहीं हैं जितनी ऊपर से दिखती हैं। प्रशांत और विनय कुमार भी उतने ही हैरान थे। विनय कुमार, यह विवान पहले मुझे दो। प्रशांत, जो उससे मुक्का मार रहा था, कड़कड़ाकर हंसा और विवान पर टूट पड़ा। उसी समय वह लाल सैन्य पोशाक वाले छात्र पर चिल्लाया, लड़के, यहां से निकल जाओ और यह विवान मुझे दे दो। खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में क्षमता है या नहीं। अग्निलाल सैन्य पोशाक वाले छात्र ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में दुष्ट आत्मा भर आई। उसने विवान को भी छोड़ दिया और प्रशांत पर मुक्का तान दिया। जलता हुआ सांप फट गया। धमाका। एक लाल मुक्का आकाश में तेजी से उठा, मानो कोई लाल सांप हो। उसने अपना भयंकर मुंह खोला और प्रशांत को डस लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्रशांत दहाड़ा। हल्का नीला रंग उमड़ आया और असली आत्मा जोर से फूट पड़ी। उसके शरीर का सैन्य वस्त्र तुरंत ऊपर उठा और उसकी मुट्ठियां जलते हुए सांप के केंद्र से टकराईं। धमाके की आवाज सुनकर हल्के नीले रंग की मुट्ठियों ने तुरंत जलते हुए सांप का सिर कुचल दिया। फिर
भयानक मुट्ठियों ने सब कुछ बहा दिया और अंततः अग्निलाल सैन्य वस्त्र पहने छात्रों के सीने पर जा लगी। सीने से हड्डी टूटने की आवाज आई। लाल सैन्य वस्त्र पहने छात्रों ने अपने मुंह खोले और मुंह भर खून उगल दिया। छात्रों की आंखें डर के मारे पीछे की ओर उड़ गईं और घेरे के बाहर गिर गईं। प्रशांत विवान के सामने गिर पड़े और गंभीर रूप से मुस्कुराए। लड़के, घुटने टेक कर मुझसे विनती करो, मैं तुम्हें मरने का एक सभ्य तरीका दे सकता हूं, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा कि जीवन मृत्यु से बढ़कर क्या है। हल्के नीले रंग की असली ऊर्जा उस व्यक्ति पर छा गई। तीक्ष्ण असली ऊर्जा आसपास की हवा को एक तेज ब्लेड की तरह चीरती हुई एक रोमांचकारी और भयंकर हवा फैलाती है। प्रशांत ने विवान को घमंड से देखा, छाती फुलाए दूर से देखते हुए। विवान ने उपहास किया। दुनिया में किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। पिछले जन्म में जितने भी लोग उससे बात करने की हिम्मत करते थे वे सब मर चुके थे। घमंडी प्रशांत का सामना करते हुए विवान के पास उसे जवाब देने के लिए केवल एक ही शब्द था, चले जाओ बेटे, तुम मौत की तलाश में हो। प्रशांत गुस्से से भर गया और उसकी असली ऊर्जा भयंकर रूप से फूट पड़ी। उसने चील को ऐसे देखा जैसे वह कोई बाज कबूतर हो। वह उछल पड़ा और उसके हाथ उसके सामने थे, तीखी हथेलियों में बदल गए और विवान पर भयंकर रूप से वार करने लगे। उसकी शक्ति अतुलनीय थी, जिससे लोग देखते रह गए। अगर तुम मुझे कुत्ता नहीं दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। प्रशांत के सामने विवान भावशून्य था और उसका दाहिना हाथ जो उसके पीछे था अचानक उसकी छाती पर आ गया, मानो चट्टान की तरह स्थिर हो गया, मौत की तलाश में। प्रशांत इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा और दहाड़ उठा। उसके मानव लेवल के अंतिम लेवल में उसकी असली ऊर्जा चरम पर पहुंच गई थी। आकाश को चीरकर निकल जाने की एक लंबी चीख स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। प्रशांत के हाथों के सामने हल्के नीले रंग की असली ऊर्जा एक हरे चील में संघनित हो गई, जो 9 दिनों तक दहाड़ती रही, ठीक वैसे ही जैसे कोई चील आकाश पर हमला करके विमान पर भयंकर रूप से गिरती है। चील 9 दिन उड़ती है, प्रबल ऊर्जा शून्य को दूर धकेलती है और एक भयंकर कराह पैदा करती है। छुरा घोंपने वाले के कान दुखने लगते हैं, तीक्ष्ण शक्ति प्रबल होती है। ऐसा लगता है कि पूरा अखाड़ा 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। लगभग 10 मीटर की सीमा के भीतर मौजूद सभी शिष्य दोनों पुरुषों की लड़ाई के परिणाम से प्रभावित होने के डर से पीछे हट गए। ऐसी दबंग हथेली की ताकत ने सभी के चेहरे को काफी बदल दिया। यह प्रशांत उन्नत वर्ग का शिष्य होने के योग्य है। उसकी ताकत इतनी मजबूत है कि वह किसी भी तरह से निष्क्रिय नहीं है। केवल विवान के पास कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और उसने प्रशांत की भयंकर उड़ान को देखा। पूरी प्रक्रिया में उसने अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं। जब तक प्रतिद्वंद्वी की हथेलियां उसकी छाती से टकराने वाली थीं, उसने एक झटके से लात मारी। बेसिक बॉक्सिंग, बाघ को वश में करने वाली मुट्ठी, दहाड़, मानो बाघ की दहाड़ की आवाज आई हो, सभा स्थल से धीरे धीरे गूंज रही हो। सभी लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। विवान का प्रदर्शन सच में बाघ को वश में करने वाली मुट्ठी की बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक है, जिसका अभ्यास मेरुदंड संचय काल में मार्शल आर्ट और शिष्यों द्वारा किया जाता है। हे भगवान, क्या वह मौत की तलाश में है? थोड़ी देर बाद विवान की दाहिनी मुट्ठी और प्रशांत की हथेलियों की ताकत पटाखों की तरफ फूट पड़ी, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक खूंखार बाघ पहाड़ से नीचे उतरे बाघ राजा की तरह तुरंत हरे चील पर टूट पड़ा। चील जोर से चीखी। बाघ ने उसे काट लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। छी! प्रशांत यहाँ कैसे पहुंचा? वह वापस कैसे गया? उसकी आस्तीनें फट गईं। उसकी बाहों से हड्डी टूटने जैसी चटकने की आवाज आई और उसकी बाहों के चारों ओर से खून के फव्वारे की तरह छलक पड़े। उसने मुंह खोला और मुंह भर खून थूक दिया। उसका चेहरा सदमे से लाल हो गया। उसकी आंखें चकरा गईं
उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। इस तरह की साधना मुझे मौत से भी बदतर महसूस कराती है। एक ठंडी मुस्कान के साथ विवान की आंखें चमक उठीं। वह दूसरे पक्ष को जाने नहीं देना चाहता था। उसने अपने पैरों से जमीन पर कदम रखा और उसका शरीर एक प्रेत की तरह था जो पीछे की ओर उड़ रहे प्रशांत को पकड़ रहा था। तुम? प्रशांत डर गया। वह उसे घूरता है और वापस लड़ना चाहता है, हालांकि वह जवाब देने में असमर्थ है। वह केवल विवान के दाहिने पैर पर बिजली गिरते हुए देख सकता है, जैसे कोई अजगर पूल से बाहर आ रहा हो और उसकी छाती पर जोर से लात मार रहा हो। धमाका! वाह! उसका मुंह खुला और उसका मुंह फट गया। हड्डी के विखंडन की स्पष्ट ध्वनि के साथ प्रशांत का पूरा शरीर कक्ष से बाहर एक खोल की तरह चक्र से बाहर उड़ गया। उसने वर्ग को जोर से मारा, जमीन को पहुंचा और 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। अंत में वह रुक गया। उसका शरीर खून से लथपथ और बेहोश था और उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या मर गया। शांत, मृत सन्नाटा, पूरा दृश्य मौन था। हर कोई विवान को देखकर चौंक गया। उसका मुंह चौड़ा था और उसकी आंखें चौड़ी थीं। सदमे में विवान ने ताली बजाई, मानो उसने कोई मामूली सी बात की हो, और फिर पास ही विनय कुमार की तरफ व्यंग्यात्मक नजरों से देखा। क्या तुम अब भी वही हो जिसने मुझे पहले सिखाया था? मुझे देखने दो कि तुम में कितनी ताकत है। मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करो। लोग एक एक करके विनय कुमार की तरफ देखने लगे। उन्हें याद आया कि विनय कुमार और प्रशांत साथ थे और उन्होंने कहा था कि वे विवान को सबक सिखाएंगे। विनय कुमार का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने निगल लिया और लार टपकने लगी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रशांत का कूड़ा हूं? अगर तुम मुझ में शक्ति हासिल करना चाहते हो तो तुमने गलत इंसान को ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम खुद से गलती न करो। हाँ, खुद से गलती? विवान खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। अगर तुम मुझे ढूंढ भी लो तो कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हें ढूंढ भी लूं तो मैं गलती कर दूंगा। हाँ, तुम सच में अपनी इज्जत दिखा रहे हो। बकवास मत करो। अगर तुम मेरा एक मुक्का झेल सको तो मैं तुम्हें एक कुत्ते की जान भी नहीं दूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, विवान का शरीर मृग तृष्णा में बदल गया और विनय कुमार पर टूट पड़ा। दहाड़! सभा स्थल से एक दहाड़ने जैसी आवाज गूंजी, मानो किसी अजगर और बाघ की दहाड़ ने आसमान हिला दिया हो। इस समय विवान पहाड़ से उतरते बाघ की तरह थी और जानवरों के राजा का ऐश्वर्य निस्संदेह उजागर हो गया था। विनय कुमार का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। अवचेतन रूप से वह पीछे हटने ही वाला था। नहीं, अगर मैं आज हार मान लूंगा तो मैं विजयनगर की हंसी का पात्र बन जाऊंगा और जिंदगी में कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा। प्रशांत उस लड़के से हार गया। यह थोड़ी देर की लापरवाही रही होगी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की। इसलिए विनय कुमार, जब तक मैं गंभीर हो जाऊंगा क्या मैं उससे डरूंगा? और तो और, रक्षा के मामले में मैं प्रशांत से जरा भी बेहतर नहीं हूं। जैसे ही उसकी नजरें घूमी, विनय कुमार के विचार घूम गए। आखिरकार उसने मन बना लिया और एक तेज घूंट पी लिया। लोहे के कपड़े बनाने का हुनर विनय कुमार के शरीर में असली ऊर्जा चरम पर पहुंच गई। एक भिनभिनाहट के साथ उसके शरीर पर शून्यवादी धूसर भूरी रोशनी की एक परत छा गई, मानो उसने अपने माथे पर कोई खाली कपड़ा पहन रखा हो। यह कॉलेज में विनय कुमार का पीले लेवल का रक्षा कौशल है। लोहे के कपड़े ने विनय कुमार के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। उसकी आंखों में भयंकर गैस दिखाई दी और उसकी मुट्ठियां आगे की ओर धड़क उठी। मुक्केबाजी कौशल! धमाका! 2 भयानक मुट्ठियां आगे बढ़ीं और उसके सामने की हवा पल भर में फट गई, मानो हवा में से 2 बम फट गए हों। यह अद्भुत शक्ति विवान की ओर तूफान की तरह बही। यह पीले लेवल का एक उच्च लेवल मार्शल आर्ट कौशल भी है। मुक्केबाजी कौशल! मानो मनुष्य का राजा
दुनिया में आकर दुनिया पर राज्य कर रहा हो। भयानक हवा का प्रवाह सिंह राजवंश की धूल को ढक लेता है, मानो वह किसी पहाड़ों को उड़ा देगा। आतंक के इस राउंड में विवान का चेहरा नहीं बदला। उसकी आंखें सामने की हवा को घूरने लगीं। उसके हाथ अचानक पंजों का आकार ले चुके थे और मुट्ठी में कस गए। और फिर उसने दोनों तरफ इशारा किया। धमाका! विवान ने मुट्ठी के आतंक को दो हिस्सों में बांटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। विनय कुमार की चौंकी हुई आंखों के नीचे उसका पूरा शरीर खाली हो गया। अच्छा नहीं। विनय कुमार का चेहरा एकदम बदल गया और वह अचानक पीछे हट गया। विवान के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विवान उसे मौका कैसे दे सकता था। पैरों पर हल्का सा जोर पड़ते ही उसकी गति तेज हो गई। वह अचानक विनय कुमार के शरीर के सामने आ गया और इतनी सीधी कि उसने मुट्ठी तान दी और भाग निकला। सादी मुट्ठी ने सब कुछ साफ कर दिया। विनय कुमार की प्रतिक्रिया के बाद विवान की दाहिनी मुट्ठी उसके लोहे के कपड़ों पर फट गई। धमाका! असली ऊर्जा से संघनित लोहे के कपड़े नाजुक और एक ही हमले में कमजोर थे और एक पल में फट गए। मजबूत मुट्ठी के जोर ने विनय कुमार के आंतरिक अंगों और 6 आंतरिक अंगों को उलट पुलट कर दिया। लोहे की मुट्ठी ने असली ऊर्जा ढाल को चकनाचूर कर दिया और बधियाकरण ने कम नहीं हुआ। साथ ही अजगर और बाघ की दहाड़ की आवाज विनय कुमार की छाती पर लगी। मैं तुम्हें बता दूंगा। विनय कुमार दहाड़ा, लेकिन वह चकमा नहीं दिया। संकट को भांपते हुए उसने विवान के हाथ को नजरअंदाज कर दिया। उसकी मुट्ठियां जकड़ी हुई थीं और आंखें चौड़ी थीं। वह विवान के सिर का दीवाना था। यह चोट की जगह चोट है। जेडोर पत्थर दोनों को जलाना। विवान की आंखों में व्यंग्य की एक झलक दिखाई दी और उसकी दाहिनी मुट्ठी जोर से उल्टी हो गई। धमाका! हड्डी टूटने की आवाज के साथ यह धीमी दहाड़ पूरे सभा स्थल में गूंज उठी। विनय कुमार की छाती की मांसपेशियां 1 इंच नीचे धंस गईं और खून बह निकला। पूरा व्यक्ति टूटी हुई पतंग की तरह बाहर फेंका गया और इस समय उसका बेताब हमला विवान के सिर से अभी भी 1 फुट की दूरी पर था। क्या तुम मुझसे इतनी तेज गति से लड़ना चाहते हो? यह बहुत धीमा है। जैसे ही विवान की आवाज उसके दिमाग में घूमती है, विनय कुमार के जमीन पर गिरने से पहले विनय कुमार को एक तेज तलवार जैसी परछाई दिखाई देती है जो उसके उलटे स्वरूप को पकड़ लेती है और एक तेज हवा उसकी पीठ पर जोर से झपटती है। नहीं, विनय कुमार डर से दहाड़ा। इस समय उसका दिल पछतावे से भर गया। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, वह यह कि उसने दुष्ट सितारे विवान को क्यों उकसाया। वह शुरुआत में क्यों नहीं भागा। अगले ही पल एक बहुत बड़ी ताकत ने उसकी पीठ पर लात मारी। उसका शरीर टूटे हुए कपड़े के थैले की तरह तुरंत ऊंचे आकाश की ओर भागा और फिर भारी रूप से नीचे गिर गया। धमाका! ऐसी आवाज जिसने सबके सिर की खोपड़ी को सुन्न कर दिया। विनय कुमार ने प्रशांत की तरफ जोर से मारा और वह बेहोश हो गई। विवान ने गहरी सांस ली। जब वह मानव लेवल के मध्य में था तो वह विनायक को पढ़ा सकता था, जो मानव लेवल के बाद के लेवल का शिखर था। अब जब वह बाद के लेवल को पार कर चुका है तो बाद के लेवल के 2 साधारण लोग, प्रशांत और विनय कुमार, उसके प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं। अगर आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की साल के अंत की परीक्षा न होती तो विवान उन दोनों को ही समाप्त कर देता। वाह! इस समय नंबर 8 सर्कल के सभी छात्र डर के मारे पीछे हट गए और विवान को सदमे से देखने लगे, मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हों। यहां तक कि मैदान पर मौजूद टीचर भी हक्के बक्के रह गए। प्रशांत और विनय कुमार मारे तो नहीं जाएंगे, है ना? अचानक, मुझे नहीं पता कि यह किसने कहा, सभा स्थल पर मौजूद टीचर अपने होश में आया। फुफकार फुफकार दोनों टीचर जल्दी से प्रशांत और विनय कुमार के पास आए। उन्होंने उन्हें उठाया और एक गहरी सांस ली। तब उन्हें राहत मिली। हालांकि प्रशांत और विनय कुमार दयनीय दिख रहे थे, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। जल्द ही
स्टार कॉलेज के टीचर ने दोनों को इलाज के लिए नीचे खींच लिया। पूरे सभा स्थल में एक चौंकाने वाली आवाज गूंज उठी। उन्नत वर्ग के 2 शिष्य उसके दुश्मन नहीं थे। विवान इतना शक्तिशाली कब हो गया? अगर मुझे ठीक से याद है तो 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले विवान अभी भी कॉलेज के फाइटिंग स्टेज पर था। जूनियर क्लास के विनायक ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और लगभग मर ही गया था। वह उसे 1 महीने से ज्यादा कैसे नहीं देख पाया और उसकी साधना इतनी जल्दी कैसे सुधर गई? हिस्सा विवान बहुत खराब है। पहले जागृति का खून काफी अद्भुत रहा है। मुझे अब इसकी उम्मीद नहीं थी। टुट ऐसा लगता है कि कॉलेज में किसी ने भी उसे यूं ही गाली देने की हिम्मत नहीं की। उपस्थित सभी छात्र बातें कर रहे थे और स्तब्ध थे। अगर वे दूसरे लोग होते तो उन्हें इतना आश्चर्य नहीं होता, लेकिन विवान, जिसे कॉलेज से लगभग निकाल दिया गया था, अपने खून से नहीं जाग सका और सब कुछ अलग होता। विवान। सभा स्थल के नीचे देवयानी आंसुओं से भरी और उत्तेजित थी। मिस कमला ने उसके बगल वाली कुर्सी के कोने को जोर से दबा दिया और उसके दांत गुस्से से कांपने लगे। विवान, तुम इतने बेकार कैसे हो सकते हो? विराज भी नंबर 8 सर्कल का दृश्य देखकर चौंक गया। वह दहाड़ा क्रूर चेहरे से विवान को घूरने लगा और उसकी आंखों से भयानक ठंडी रोशनी निकल रही थी। विराज, लगता है तुम्हारा कुत्ता तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, विवान ने व्यंग्य किया। विवान, हालांकि तुम अब घमंडी हो, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम दुआ करो कि तुम मेरे हाथों में न पड़ो, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा कि जिंदगी मौत से बढ़कर क्या है। विराज इतना गुस्से में था कि उसने दहाड़ते हुए घूंसे मारे। जो छात्र उससे लड़ रहा था उसकी सांसें थम गईं और उसे खून की उल्टी हुई। हाँ, यह दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं कि वेई सच में उसे इतना महत्व देता है। तीसरे घेरे में युवराज सिंह ने विवान को हल्के से देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। धमाका! जैसे ही उसे झटका लगा, उसके सबसे करीब खड़ा एक छात्र घेरे से बाहर निकल गया और भ्रम में जमीन पर गिर पड़ा। उसे पता ही नहीं चला कि उसका सफाया कैसे हो गया। विवान की उत्तेजना से पूरा मैदान, लड़ाई अचानक भीषण हो गई। धमाका! भयंकर गर्जना हर समय सुनाई दे रही थी और साधक की असली ऊर्जा मैदान में छा गई, मानो आतिशबाजी खिल रही हो। भव्य घेरे 8 में हर कोई विवान से बहुत दूर है और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, यह विवान सच में सरल नहीं है। प्रशांत और विनय कुमार को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। मुश्किल यह है कि वे बाघ को वश में करने वाली मुट्ठी और अधिराज हैं। ये दोनों तेज भूमि मुख्य भूमि में सबसे बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक हैं। वे प्रवेश लेवल के हैं, हालांकि उन्होंने पीले लेवल के मुक्केबाजी कौशल से हराया है। यह देखा जा सकता है कि मार्शल आर्ट की उनकी समझ बहुत ही अद्भुत लेवल पर पहुंच गई है। भविष्य देखने लायक है। धर्मवीरपुर के राजा रणवीर सिंह और शुद्धेश्वर चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय मैदान पर स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई है। सर्कल 1, 3, 6, 9 और 10 से 3 छात्रों का चयन किया गया है। इसके बाद अन्य सर्कल से भी 3 छात्रों का चयन किया गया। चौथे सर्कल में हालांकि शनि अंत तक डटा रहा, फिर भी उसकी साधना कमजोर थी। वह अंतिम क्षण में बाहर हो गया और प्रतियोगिता के तीसरे राउंड के लिए योग्य नहीं रहा। अंत में केवल सर्कल 5 बचा था। सर्कल 5 में कोई खास मजबूत या कमजोर खिलाड़ी नहीं है, इसलिए मुकाबला सबसे कड़ा है। इस समय अभी भी जोड़े में एक दूसरे को पकड़ने के लिए 6 लोग बचे हैं और लड़ाई अविभाज्य है। अंशुमान भी उनमें से एक था, जो सेलिब्रिटी क्लास के अंतिम लेवल में एक सीनियर छात्र से लड़ रहा था। इस समय तक अंशुमान लगभग पूरी तरह थक चुका था। अपने कमजोर कदमों के कारण वह कभी भी हार सकता था। अगर उसके प्रतिद्वंद्वी को जरा भी चोट न लगी होती तो उसके लिए अब तक डटे रहना बहुत मुश्किल होता। फिर भी
अंशुमान हर जगह संकट में है और हारने ही वाला है। इस समय लड़ने वाले खिलाड़ियों का एक और समूह विजेता चुनने वाला पहला खिलाड़ी। मैदान पर केवल 5 खिलाड़ी बचे थे। ठीक है, रुको। चिराग ने एक बड़ा घूंट लिया और कहा, तुम पांचों को लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सब अगले राउंड में प्रवेश करोगे। भीड़ दंग रह गई। चिराग ने समझाया, तीसरे राउंड में चुनौती क्षेत्र में 32 खिलाड़ी हैं। वे जोड़ियों में लॉटरी निकालेंगे। विजेता अगले राउंड में प्रवेश करेगा। 5 मुकाबले होंगे और पहला स्थान तय होगा। भीड़ को अचानक यह विचार आया कि 32 खिलाड़ियों यानी एक समूह को संख्या पूरी करने के लिए 5 खिलाड़ियों को चुनना होगा। शुभकामनाएं। कई लोग 5वें समूह को ईर्ष्या से देखते थे, खासकर जब उन्होंने देखा कि अंशुमान की उपलब्धियां मानव लेवल के मध्य लेवल के बाद ही थीं। वे उदास हो गए और लगभग खून की उल्टी करने लगे। इस दूसरे राउंड में मानव लेवल के बाद के लेवल में उन्नत कक्षा के छात्र बाहर हो गए। ऐसे मध्यम लेवल के छात्र का अंतिम राउंड में पहुंचना सौभाग्य की बात थी। अब आपके पास आराम करने, स्वस्थ होने, आराम करने और चुनौती के अगले राउंड की तैयारी करने के लिए आधा घंटा है। चिराग ने अपनी परीक्षा समाप्त करने के बाद स्टेज पर वापस आ गए। विवान, मैं तीसरे राउंड में हूं। अंशुमान विवान के पास आए और अविश्वास से कहा कि उनका उत्साह दबा नहीं सकता। बधाई हो अंशुमान, शनि ने मुस्कुराते हुए कहा। भाग्य, मैं बस भाग्यशाली हूं। अंशुमान ने शर्मिंदा होकर अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और कहा, शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो। यह भाग्य नहीं है, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। अंशुमान, शनि, तुम्हें याद रखना चाहिए कि कभी कभी किस्मत भी एक तरह की ताकत होती है और जो लोग सचमुच अंत तक जीवित रह सकते हैं और मुख्य भूमि के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, वे बुरे भाग्य वाले लोग नहीं होते। शनि और अंशुमान दंग रह गए। दोनों सोच में पड़ गए। सभा स्थल के आसपास इस समय काफी चर्चा भी हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है अगला राउंड कौन जीतेगा? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं कहूं, या तो युवराज सिंह या सुधांशु शुक्ला। और राजकुमारी श्रद्धा भी अच्छी है। अनजाने में उम्मीद नहीं थी। देवी भी महायोद्धा लेवल को पार कर गई। मैं भी राजकुमारी श्रद्धा का समर्थन करता हूं। हे नासमझ साथियों का एक समूह। राजकुमारी श्रद्धा ताकतवर है, पर है तो लड़की ही। उसकी तुलना छोटे राजकुमार युवराज सिंह से कैसे की जा सकती है? किसने कहा कि महिलाओं की तुलना पुरुषों से नहीं की जा सकती? क्या तुम्हारी मां एक महिला नहीं है? इसे फिर से कहो, लड़के। ठीक है, अगर तुम इसे 10 बार कहोगे तो मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंत में देखूंगा। मैं तुम्हें देखते ही मिलूंगा। कौन किससे डरता है? प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए कई छात्र बहस कर रहे हैं और यहां तक कि गुस्सा भी कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश छात्र युवराज सिंह के बारे में आशावादी हैं। उनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं। एक एक करके फूल उन्माद का प्रदर्शन करती हैं। कुछ लोग राजकुमारी श्रद्धा के बारे में भी आशावादी हैं। ये सभी लोग लड़के हैं। राजकुमारी श्रद्धा मायालोक राज्य की 4 सुंदरियों में से एक के रूप में स्वाभाविक रूप से बहुत लोकप्रिय है। बेशक सुधांशु शुक्ला के बारे में आशावादी होने वाले कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर नागरिक बच्चे हैं। ये 3 लोग बिना किसी विवाद के पहले 3 उम्मीदवार हैं। सभा स्थल पर कुछ लोग प्लेट से नीचे भी चले गए। युवराज सिंह पर 1 से 3 की बाजी। राजकुमारी श्रद्धा को चुने और 1.5 का भुगतान करें। सुधांशु शुक्ला को चुने और 1.7 का भुगतान करें। विवान भी उनमें से एक है। ऑड्स 10 हैं। हालांकि विवान ने अपनी अद्भुत ताकत दिखाई और लोगों को चौंका दिया, लेकिन वह पूरी तरह से गहरे नहीं बैठे थे। इसके अलावा वह महायोद्धा लेवल को पार नहीं कर पाए। कई लोगों ने सोचा कि वह 10 से अधिक स्थानों पर सबसे मजबूत थे। शीर्ष 10 में जगह बनाना आश्चर्यजनक था। पहला होना लगभग असंभव था।
लेकिन फिर भी मैदान पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो खुश नहीं हैं। यह मिस कमला है। विवान एक गहरी सोच वाला लड़का है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी ताकत को तब तक छिपाएगा जब तक वह सिंह राजवंश परिवार को नहीं छोड़ देता। मैंने पहले उसे कम करके आंका था। मिस कमला ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखों में हत्या का एक मजबूत मकसद दिखाई दिया। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, गोपाल, तुम मुझे बता सकते हो, अखाड़े की प्रतियोगिता के इस तीसरे राउंड में चाहे गौरव शुक्ला जी कोई भी तरीका अपनाए, मुझे विवान से शांग फेनर के खिलाफ लड़ने के लिए कहना होगा और फेनर को उस लड़के को खत्म करने देना होगा। अगर गौरव शुक्ला ऐसा नहीं कर सकता तो तुम उसे बता सकते हो कि सिंह राजवंश परिवार का पैसा कोई नहीं ले सकता। मिस कमला की अभिव्यक्ति एक ठंडे सांप की तरह मुड़ गई थी। जी मैडम। गोपाल चुपचाप पीछे हट गया। समय आने पर चिराग खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की साल के अंत की अंतिम परीक्षा का अंतिम राउंड आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। नियम पहले जैसे ही हैं। जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना या मारना सख्त मना है। उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। यह कहते हुए चिराग ने सभा स्थल पर मौजूद कुछ टीचर की ओर देखा। एक टीचर तुरंत आगे बढ़ा और बोला, अब प्रतियोगिता का पहला राउंड शुरू होगा। उसने अपना हाथ एक लकड़ी के डिब्बे में डाला जो छात्रों के नाम खुदे हुए लकड़ी के पत्तों का ढेर था। उसने बेतरतीब ढंग से 2 पत्ते निकाले और ऊंची आवाज में कहा, सौरभ के खिलाफ पहला गेम हल्का रह गया है। फुफकार। तुरंत 2 छात्र सभा स्थल के बीचों बीच आ गए। एक छात्र ने चाकू का इस्तेमाल किया और दूसरे छात्र ने अपनी हथेली की तकनीक का। प्रशिक्षक के आदेश पर उन्होंने जल्दी से एक समूह बनाया और मुकाबला जोरदार था। प्रतियोगिता में हथियारों के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परीक्षण। चाकू की एक हाथ की तलवार तकनीक दूसरे छात्र को लगातार पीछे हटने पर मजबूर करती है, लेकिन दूसरा कमजोरी नहीं दिखाता है। पीछे हटने की प्रक्रिया में वह अवसरों की तलाश में रहता है और दस्ताने के साथ उसकी हथेलियां खुद को बचाने के लिए लहरों की तरह लुढ़कती हैं। वे दोनों मानव लेवल के बाद के लेवल में थे और उन्होंने एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने जल्दी से 60 या 70 चालें लड़ी। 2 लोग उलझना नहीं चाहते हैं। प्रत्येक अद्वितीय कौशल प्रदर्शित करता है। चाकू की रोशनी और हथेली की हवा आपस में टकराती है। एक भयंकर गर्जना। धमाका। कृपाण तकनीक की बाईं रोशनी से थोड़ी बेहतर है। चाकू की रोशनी प्रतिद्वंद्वी की हथेली की छाया को चीर देती है, जिससे प्रतिद्वंद्वी के वक्ष पर चाकू का निशान पड़ जाता है, जिससे खून बह रहा है। मुंह से खून की एक बूंद निकली और वह आधे दिन तक नहीं उठा। टीचर के ज्यादा शराब पीने के कारण प्रतियोगिता का पहला समूह परिणाम दे गया। जल्द ही दूसरा समूह स्टेज पर आ गया। इस राउंड के खिलाड़ी का नाम शशांक शर्मा था। वह बहुत बदकिस्मत था और चैंपियनशिप जीतने वाले लोकप्रिय युवराज सिंह से उसकी मुलाकात हुई। हार मान लो। युवराज सिंह स्टेज पर आए और हल्के स्वर में कहा कि उन्हें हल्की हवा और हल्के बादलों का एहसास हो रहा है। उनकी आंखें एक दूसरे को नहीं देख पा रही थीं। युवराज सिंह, आप मजबूत हैं, लेकिन मैं शशांक शर्मा भी इसका अनुभव करना चाहता हूं। शशांक शर्मा दूसरे पक्ष के रवैये से नाराज हो गए और दहाड़ पड़े। पूरा व्यक्ति एक तूफान में बदल गया और युवराज सिंह की ओर दौड़ा। धमाका। हवा एक पल में फट गई और एक हिंसक गर्जना हुई। शशांक शर्मा के हाथ लोहे की गेंदों की तरह थे और पूरा व्यक्ति पहाड़ की चोटी की तरह बाहर निकल आया। धमाका। अगले ही पल वह कैसे बाहर निकला और वापस जमीन पर उड़ गया। हड्डियों की आवाज लोगों के कानों में गूंज उठी। शशांक शर्मा असमंजस में जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ मुड़ गए और उसके मुंह से खून की खांसी हुई। युवराज सिंह जीत गया। शिक्षक के वाक्य की ध्वनि में युवराज सिंह धीरे से कूद गया और स्टेज पर लौट आया। उसने पूरी प्रक्रिया में शशांक शर्मा को कभी नहीं देखा। शशांक शर्मा
सच में मौत की तलाश में है। युवराज सिंह से मुकाबला होने पर वह हार नहीं मानता। हालांकि वे उन्नत कक्षा के छात्र हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर इतना ज्यादा है कि उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। साधारण उन्नत कक्षा के छात्र युवराज सिंह का सामना करते हैं, उनकी चाल को रोक नहीं सकते। सार्वजनिक चर्चा में प्रशिक्षक ने खिलाड़ियों के अगले राउंड का चयन किया। एक के बाद एक खेल, यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह काफी गर्म है। शशांक शर्मा के अनुभव का लाभ उठाते हुए एक खिलाड़ी सुधांशु शुक्ला से मिला और उसने हार मानकर हार मान ली। हालांकि किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। सुधांशु शुक्ला उन 3 गुरुओं में से एक थे जिन्होंने महायोद्धा लेवल के शुरुआती लेवल को पार किया था। यहां तक कि मानव लेवल के बाद के लेवल के शिखर पर मौजूद छात्र भी उनके विरोधी नहीं थे। साधारण छात्रों को एक दूसरे से तुलना करने की जरूरत नहीं थी, यह भी समय की बर्बादी थी। 8वां राउंड। अगला खेल भालू जैसी ताकत और समुद्री लहरों जैसी प्रचंडता नाम विवान। प्रशिक्षक द्वारा अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनकर विवान के चेहरे पर उदासीनता छा गई और वह स्टेज पर आ गया। भालू जैसी ताकत और समुद्री लहरों जैसी प्रचंडता का चेहरा बहुत भद्दा है। वह एक छात्र है जिसने इसी साल उन्नत कक्षा में प्रवेश लिया है। हालांकि उसकी उपलब्धियां मानव लेवल के बाद के लेवल में हैं, वह कोई वृद्ध लेवल का छात्र नहीं है। उसे किसी भी उन्नत कक्षा का शिष्य होने का पूरा भरोसा है। हालांकि जब वह विवान से मिलता है तो वह तुरंत दबाव में आ जाता है। विवान, अगर तुम प्रशांत और विनय कुमार को हरा भी दो तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्नत कक्षा में हर किसी के पास अलग अलग कौशल और ताकत होती है। जैसे ही भालू जैसी ताकत और समुद्री लहरों जैसी प्रचंडता स्टेज पर आया, उसने खुद को तरोताजा करने के लिए ठंडी सांस ली। हाँ, उसने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की। ये बहुत बढ़िया है। सागरवीर अपने दिल में बहुत खुश है और उसकी असली ऊर्जा चरम सीमा तक पहुंच जाती है और मुट्ठी से फूंक मारती है। अधिपति 3 पैरों वाला स्टैंड लेकर चलता है। धमाका, मानो साफ दिन में बिजली गिरी हो। हमारे सामने की हवा में बिजली सी कौंधी जो पल भर में फट गई। हाँ, मास्टर यशवर्धन, आपको जो विवान पसंद है वह वाकई अलग है। मैंने 1 महीने पहले सुना था कि वह मानव लेवल की शुरुआत में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 महीने में वह मानव लेवल के बाद के लेवल में पहुंच जाएगा, और वह मार्शल आर्ट में भी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति से इस परीक्षा में शीर्ष 10 में जगह बनाने की उम्मीद है। राजा अमरेंद्र जानता था कि यशवर्धन विवान को लेकर बहुत आशावादी है, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर यशवर्धन ने सिर हिलाया और राजा अमरेंद्र की ओर देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। शीर्ष 10, उसने विवान को बहुत ज्यादा नीचा समझा। किसी कारण से यशवर्धन को पक्का यकीन हो गया था कि वह सचमुच लड़ना चाहता है। युवराज सिंह और उसके महायोद्धा लेवल के सैनिक शायद विवान के विरोधी न हों। इसके बाद खेल आगे बढ़ता है। शुरुआत में सबसे आकर्षक मुकाबला राजकुमारी श्रद्धा का था, लेकिन निराशाजनक बात यह थी कि युवराज सिंह और सुधांशु शुक्ला के सामने जिस छात्र को चुना गया था उसने सीधे हार मान ली और लोगों को निराशा का रोना रोने दिया। पलक झपकते ही 13 राउंड हो गए। 13वें गेम में विराज ने अंशुमान से मुकाबला किया। अंशुमान का चेहरा अचानक बदल गया। वह कैसे हो सकता है? एक तरफ शनि ने भी अपना चेहरा बदल लिया। अंशुमान ने विराज पर, जिसके पास खाने के लिए कोई भी अच्छा फल होगा, दूसरे पक्ष के दिल के साथ उससे निश्चित रूप से बदला लेगा। हाँ, बदबूदार लड़के, मैंने तुमसे कहा था कि घमंडी मत बनो। अगर इस प्रतियोगिता में बीज है तो हार मत मानो। हाँ। विराज चुनौती के मैदान में भाग गया और विजयी भाव से बोला। उसका चेहरा क्रूर था। अंशुमान, वहां मत जाओ, विराज तुम्हें जरूर मार डालेगा। शनि चिंतित है। कोई बात नहीं,
भले ही मैं अंशुमान का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं कोई डरपोक नहीं हूं जो लड़ाई से भागे, लेकिन तुम शनि, इस बारे में बात मत करो। विवान है, मैं ऊपर जा रहा हूं। अंशुमान विवान के बोलने का इंतजार नहीं करता, इसलिए वह चुनौती के मैदान में कूद जाता है। लड़के, तुमने ऊपर आने की हिम्मत की। विराज आश्चर्यचकित दिखते हैं। दोनों मुट्ठियां भींची लिया। विवान है, अंशुमान हार मान ले, वह मारा जाएगा। स्टेज के नीचे शनि जल्दी में है। शनि, अगर तुम होती तो क्या तुम हार मान लेती? विवान ने अचानक कहा। शनि दंग रह गया और बोला, मैं? बेशक मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन अंशुमान, यह अच्छी बात है। तुम हार नहीं मानोगे और अंशुमान तो बिल्कुल नहीं मानेगी। विवान ने गहरी आवाज में कहा, अगर किसी इंसान में एक मजबूत दुश्मन से लड़ने की भी हिम्मत नहीं है तो असली ताकतवर कैसे बने? यह अंशुमान के लिए एक परीक्षा है और एक कोकून को तितली में बदलने की भी। कोर्ट पर विराज अंशुमान को ऐसे देखता है जैसे कोई बिल्ली चूहों से खेल रही हो। खेल शुरू होता है। अपने शिक्षक के धीमे बोलने के साथ अंशुमान की आंखें ठंडी और तेज थीं। उसका शरीर एक झटके में चमक उठा और उसने चीते की तरह हमला करने का फैसला किया। एक झटके में वह विराज के पास आई और मुक्का मार दिया। युवराज सिंह जलता हुआ मुक्का, धमाका। हवा एक पल में जलने लगी और ज्वालामुखी फटने की तरह गर्म हवा की लहर विराज तक पहुंच गई। हाँ हाँ हाँ, यह तुम्हारा वार है, बहुत कमजोर। विराज ने आसमान की ओर देखा और हंसा। उसकी आंखों के नीचे एक चमक सी उभरी और उसने मुक्का मारा। धमाका। प्रतिभा के मध्य लेवल पर अंशुमान की तुलना प्रतिभा के बाद के लेवल पर विराज से नहीं की जा सकती। सच्ची ऊर्जा की गुणवत्ता समान लेवल की नहीं होती। एक मुक्के ने अंशुमान की मुक्का शैली को चकनाचूर कर दिया। विराज का शरीर एक जंगली अजगर जैसा था। उसकी मुट्ठियां एक विशाल पर्वत की तरह थीं और अंशुमान से सटी हुई थीं। उसने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए लेट जाओ। उड़ते हुए सारस की कोई परछाई नहीं होती। अंशुमान ने इस दृश्य का बहुत पहले से ही अनुमान लगा लिया था। जिस क्षण विराज ने उसकी मुक्का शैली को चकनाचूर किया, वह अपने पैरों पर उड़ गया। उसका शरीर एक उड़ते हुए सारस जैसा था। वह अचानक विराज के पीछे कूदा और बिजली की चमक के साथ उसकी पीठ पर लात मारी। सुनहरी क्रेन स्वतंत्र है। अंशुमान के पैरों की परछाई चाबुक की परछाई की तरह तूफान में बदल गई और पल भर में विराज की पीठ पर आ गिरी। यह अविश्वसनीय था। उड़न सारस की शारीरिक विधि, पीले लेवल की श्रेष्ठ शारीरिक विधि। इस बारे में जानने वाले लोगों ने अंशुमान की शारीरिक विधि को पहचान लिया और आश्चर्य से बोले, अंशुमान पहले सिर्फ एक जूनियर क्लास का शिष्य था। वह इस तरह की शारीरिक विधि का अभ्यास कैसे कर सकता है? मैंने सुना है कि उड़न सारस की शारीरिक विधि बहुत कठिन होती है और मानव लेवल के बाद के लेवलों में साधारण मार्शल कलाकार शायद इसका अभ्यास न कर पाए। यह तो नर्क है। अंशुमान, शनि और विवान एक साथ घूमते थे। अचानक तीनों लोगों की ताकत बहुत बढ़ गई। यह पैर मृग के लटके हुए सींग जैसा ढूंढे नहीं मिलता। ये तो कमाल है। विराज इसे चूकेगा नहीं। मैदान में विराज भी थोड़ा स्तब्ध था। अंशुमान, जो सोचता था कि वह आसानी से हरा सकता है, उसके सामने से गायब हो गया और फिर पीछे से एक तूफान आया। विराज जानता था कि यह ठीक नहीं है, लेकिन आखिरकार उसकी साधना असाधारण थी। संकट में उसने अपने दाहिने पैर को केंद्र बनाकर घूमकर उस जगह पर अपनी मुट्ठी तान दी जहां तेज हवा आ रही थी। मुट्ठी और पैर शून्य में टकरा गए। विराज में पर्याप्त ताकत नहीं थी। वह कुछ कदम पीछे हट गया। दूसरी ओर अंशुमान एक बाज की तरह पीछे की ओर उड़ गया। जमीन पर उतरने के बाद वह 10 कदम पीछे हट गया। केवल इस तरह से उसने अपने शरीर को स्थिर किया, अपने दाहिने पैर को सुन्न किया और शरीर में रक्त और रक्त का प्रवाह बढ़ा। धिक्कार है, यह उसे नहीं लगा। एक पूर्व नियोजित चाल काम नहीं आई
और अंशुमान का चेहरा उतर गया। बदबूदार लड़के, मुझ पर हमला करने और मरने की हिम्मत करो। विराज क्रोधित हो गया। कक्षा के अंतिम लेवल का शीर्ष व्यक्ति एक कनिष्ठ कक्षा के शिष्य से हार गया। विराज को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने क्रोध में वह एक भूत की तरह था। एक पल में वह अंशुमान के शरीर के पास आ पहुंचा। उसके हाथ और उंगलियां चाकुओं की तरह थीं और उसने कई चाकुओं से वार किए। अंशुमान सावधान। विवान की आंखें जमी हुई अचानक धीमी हो गईं। ठीक नहीं। अंशुमान चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। उसी समय उसकी बाहें उसकी छाती पर थीं। विराज के हमले का विरोध करने की कोशिश कर रही थीं। देर हो गई। विराज का चेहरा क्रूर था और उसके हाथ की कृपाण अद्भुत शक्ति से फटी। उसकी भयानक ऊर्जा ने अंशुमान की रक्षात्मक ऊर्जा को फाड़ दिया। उसके हाथ का चाकू बिजली की तरह था। पहला घाव अंशुमान के बाएं हाथ पर, दूसरा अंशुमान के दाहिने हाथ पर और तीसरा अंशुमान की छाती पर। अंशुमान का बायां हाथ और दाहिना हाथ एक पल में टूट गए। उसकी छाती से हड्डी टूटने की आवाज आई। उसके पैर धंस गए थे और वह 10 मीटर से ज्यादा उड़ने के बाद जमीन पर गिर पड़ी। उसका मुंह खून से भर गया था। वह उठ नहीं पा रहा था। विराज भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन टीचर की तरफ से खेल के नतीजे घोषित हो गए। धिक्कार है। विराज बेहद परेशान था। वह गुस्से से उलझन में था। अंशुमान गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उसके साथ धीरे धीरे खेलना चाहिए था। अंशुमान! शनि पहली बार अखाड़े की ओर दौड़ा, लेकिन विवान उससे तेज था और उसने अंशुमान को उठने में मदद की। विवान! शनि बेचैनी से विवान को देखता है। अंशुमान ठीक है, बस यह चोट है। मुझे डर है कि इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। विवान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि अंशुमान की पसलियां 5 बार टूटी थीं और उसके अंदरूनी अंगों को भी चोट लगी थी। इसके अलावा उसका हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। मुझे डर है कि 1 महीने से भी कम समय में पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल है। खैर, विराज ने उसे नहीं छोड़ा। विराज मुस्कुराया और एक अकेला भेड़िया जैसा लग रहा था। उसने गंभीरता से कहा, विवान, चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। विवान खड़ा हुआ और अंशुमान को उस टीचर से गले लगाया जो उसका इलाज करने आया था। उसकी आंखों से एक भयानक चमक निकल आई। प्रतियोगिता का पहला राउंड जल्द ही समाप्त हो गया और 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया। बेशक युवराज सिंह, सुधांशु शुक्ला और राजकुमारी श्रद्धा सबसे उल्लेखनीय हैं। ये सभी महायोद्धा लेवल को पार कर चुके हैं और आम छात्रों के समान लेवल के नहीं हैं। जनता के दिलों में शीर्ष 3 निस्संदेह ये तीनों हैं। शीर्ष 3 बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके बीच प्रतिस्पर्धा है। हाँ, मुझे नहीं पता कि तीनों महायोद्धा लेवल के दिग्गजों में कौन बेहतर है। हालांकि अखाड़े की प्रतियोगिता को यादृच्छिक रूप से चुने गए स्थान कहा जाता है, लेकिन परंपरा के अनुसार महायोद्धा लेवल के खिलाड़ी सीड खिलाड़ी होते हैं। पहले कुछ राउंड एक साथ आयोजित नहीं किए जाएंगे। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कम से कम 3 राउंड के बाद। मुझे डर है कि बाकी छात्रों की किस्मत खराब होगी। अगर वे चुने भी गए तो वे छात्र भी जो मानव लेवल के बाद के लेवल के शिखर पर हैं, शायद ही 10 चालों के दुश्मन हो सकते हैं। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था और हर किसी की अपनी अपनी पसंदीदा चाल थी। इस समय वे मन ही मन खेल के जारी रहने की उम्मीद कर रहे थे। विश्राम के बाद प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू हुआ। जैसे ही प्रशिक्षक ने लॉटरी निकालने की तैयारी की, गौरव शुक्ला ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक रणवीर सिंह, मैं प्रतियोगिता के इस राउंड में छात्रों का चयन करूंगा। रणवीर सिंह थोड़ा हैरान हुआ। गौरव शुक्ला को देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, गौरव शुक्ला, आपको टीचर कहना मुश्किल है। हाँ, शिक्षक रणवीर सिंह बहुत दयालु हैं। गौरव शुक्ला मुस्कुराया और स्टेज पर चला गया।
लेकिन उसे राहत मिली। वह सिंह राजवंश परिवार की ताकत जानता था। अगर उसने पैसे स्वीकार कर लिए और मामले को ठीक से नहीं संभाला तो आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज का शिक्षक होने के बावजूद वह सिंह राजवंश परिवार की सजा से बच नहीं सकता। गौरव शुक्ला को स्टेज पर आते देख विराज की आंखें चमक उठीं और विवान ने एक गंभीर मुस्कान दिखाई। मैडम, इसकी व्यवस्था हो गई है। स्टेज पर गोपाल को समझ नहीं आया कि कब मिस कमला के पास लौटना है। झुककर कहा, मैं समझ गया, तुमने अच्छा काम किया। मिस कमला ने एक भयावह मुस्कान दी। विवान के बदलाव ने उन्हें थोड़ा जरूरी महसूस कराया। अगर उन्होंने इस बड़ी परीक्षा में विवान को नहीं हराया होता तो वे सचमुच बेचैन हो जाती। इस समय नीचे देवयानी ने अचानक अपनी आंखों के पीछे मिस कमला और स्टेज पर गौरव शुक्ला को देखा। उसकी आंखों में एक ठंडा रंग चमक उठा। लॉटरी का शिक्षक बदल गया और किसी ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया। गौरव शुक्ला ने ड्रॉ बॉक्स में हाथ डाला, थोड़ी देर छुआ, धीरे से 2 लकड़ी के पत्ते निकाले और फिर ऊंची आवाज में कहा, दूसरे राउंड का पहला खेल सुधांशु शुक्ला नाम। पहला दृश्य नाटक का था और सभी उत्साहित थे। सोनालिका द्विवेदी एक पुराने जमाने का वरिष्ठ छात्रा है जिसकी उपलब्धियां मानव लेवल के बाद के लेवल के शिखर तक पहुंचती हैं और वह महायोद्धा लेवल को पार करने वाले सबसे होनहार छात्रों में से एक भी है। सुधांशु शुक्ला, मैं हार नहीं मानूंगी। सोनालिका के हाथ में एक लोहे की बंदूक है और उसकी आंखें तेज हैं। सोनालिका के लेवल के अनुसार भले ही उसे पता हो कि वह कोई विरोधी नहीं है, वह आसानी से हार नहीं मानेगी। सुधांशु शुक्ला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने कहा, चाहे आप हार माने या न माने, नतीजा एक ही है, जरूरी नहीं। सोनालिका ने ठंडी आवाज में गुनगुनाई। गौरव शुक्ला ने 2 लोगों को तैयार देखा और जोर से घोषणा की, खेल शुरू होता है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सोनालिका के पैर जमीन पर उछले, धमाका हुआ और जमीन पल भर में फट गई। प्रचंड हवा एक चक्रवात में बदल गई और सोनालिका अचानक सुधांशु शुक्ला के सामने प्रकट हुई। काला भाला एक विशाल महासागर में बदल गया और सुधांशु शुक्ला की ओर बह गया। 1000 सैनिकों का सफाया, भिन भिनाहट, हवा में कंपन हुआ और काले भाले ने भयानक बल को लपेट लिया। भाले के सामने हवा कागज के टुकड़े की तरह फट गई और बंदूक की अंतहीन छाया ने सुधांशु शुक्ला को घेर लिया, जैसे विशाल लहरों से ढकी चट्टान। धमाका! यह देखकर कि बंदूकों की परछाइयां एक दूसरे में डूबने ही वाली थीं, एक तेज चाकू की रोशनी अचानक चमक उठी, बिल्कुल भोर से पहले की पहली किरण की तरह, जिसने तुरंत सभी की आंखों में भर दी। सोने और लोहे की क्रॉस तलवारों की स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी और सभा स्थल पर पूरे आकाश में बंदूकों की परछाई अचानक छूट गई। केवल सोनालिका का चेहरा डरा हुआ रह गया और उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर मुड़ गया। वह तेज है, वह और तेज है। तेजस्वी इंसान की तलवार के सामने सोनालिका की तलवार उसके दाहिने हाथ से निकल गई। सोनालिका की छाती पर बंधा सैन्य वस्त्र फट गया और उसकी छाती पर चाकू का निशान दिखाई दिया, जिससे खून बह रहा था। सोनालिका ने अपनी छाती पर लगे निशान को भावशून्य दृष्टि से देखा। उसका भाला नीचे गिर गया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। दूसरी ओर सुधांशु शुक्ला ने अपना चाकू म्यान में डाल लिया और चुनौती के मैदान से बाहर निकल गया। सुधांशु शुक्ला जीत गया। एक संरक्षक परिणामों की घोषणा कर रहा था। वाह! पूरा दृश्य एक पल में भड़क उठा। बहुत जल्दी एक चाल खत्म हो गई। सोनालिका मानव लेवल के बाद के लेवल में शीर्ष मार्शल कलाकार भी हैं। ये कैसे हो सकता है कि सोनालिका सुधांशु शुक्ला की दुश्मन नहीं है? क्या लोगों और प्राणतों के बीच इतना बड़ा अंतर है? मैदान पर सभी छात्रों ने वातानुकूलन की सांस ली और सुधांशु शुक्ला को सदमे में देखा। युवराज सिंह और राजकुमारी श्रद्धा ने तिरछी नजर से सुधांशु शुक्ला को देखा। सार्वजनिक आक्रोश में दूसरा गेम तुरंत शुरू हुआ।
गौरव शुक्ला ने अपना हाथ लकड़ी के बक्से में डाला, एक पल के लिए टटोला और फिर 2 लकड़ी के कार्ड निकाले। दूसरा दृश्य, विराज की लड़ाई विवान। गौरव शुक्ला ने ऊंची आवाज में कहा, क्या? हर कोई दंग रह गया। क्या कोई गलती है? शनि भी घबराहट के साथ विवान को देखता है। सभी की निगाहें विवान और विराज पर केंद्रित हैं। क्या यह बहुत संयोग है? सिंह राजवंश परिवार के 2 छात्रों के बीच विवाद पहले सभी ने देखा है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि वे सच में एक दूसरे से मिल सकते हैं। 16 में 8 की संभावना, ये मुलाकात हो सकती है। हाँ, विवान, अगर आपके पास बीज है तो स्टेज पर आएं। मैं आपको बताऊंगा कि पछतावा क्या है। विराज चुनौती क्षेत्र में उड़ गया और एक जोरदार गंभीर मुस्कान के साथ कहा। विवान ने धीरे से चुनौती क्षेत्र में कदम रखा और गौरव शुक्ला जी को देखा, जो इस घटना के प्रति उदासीन था। जिस क्षण से गौरव शुक्ला सत्ता में आया, वह तैयार था। उसके अलावा कमरे में किसी को भी कुछ भी संदेह नहीं था, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक संयोग था। धीरे धीरे विराज के सामने चला गया। विवान प्रकाश रास्ता। थोड़ी देर के बाद आप समझ जाएंगे, अफसोस करने वाला व्यक्ति सच में आप ही हैं। हास्यास्पद, मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन मेरे सामने तो तुम हमेशा बेकार ही रहते हो। विराज मुस्कुराया और उसकी आंखों में भयंकर चमक आ गई। उसके और विवान के बीच कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। आज उनमें से केवल एक ही स्टेज पर खड़ा रह सकता है। क्या ऐसा है? विवान शांत और स्थिर था। सुगंधित भाषण, विराज की भौहें हिल रही थीं। विवान के शांत भाव ने उसे थोड़ा असहज महसूस कराया। इस बेटे के पास सच में क्या कार्ड है, वरना खुद के सामने अप्रत्याशित रूप से इतना शांत। लेकिन जल्द ही यह विचार उसके द्वारा भुला दिया गया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि विवान की प्रतिभा क्या है। चाहे उसे किसी भी तरह का रोमांच मिले और उसे कोई भी सफलता मिले, वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। पिछले 15 वर्षों में उसकी धौंस के सामने विवान ने कभी जवाबी हमला नहीं किया। सिंह राजवंश परिवार की आंतरिक लड़ाई, हाँ, सच में अपेक्षित है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, छोटे राजकुमार? युवराज सिंह की ओर, सड़क का एक शक्तिशाली बेटा। कहना मुश्किल है। युवराज सिंह ने भौहें चढ़ाई। विराज की ताकत तो है, लेकिन लगता है कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह तय है। विनायक, क्या तुम्हें लगता है? युवराज सिंह का दिल साफ था। विनायक को शायद कुछ पता होगा। विनायक ने आंखों में डर के भाव लिए विवान को देखा और कहा, युवराज सिंह, अगर तुम विवान को नीचा दिखाओगे तो पछताओगे। इस लड़ाई में विवान जीतेगा। बिल्कुल नहीं। बगल में खड़े दूसरे छात्रों को यकीन नहीं हुआ। विनायक, तुम विवान को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। छोटे राजकुमार का जिक्र मत करो। अगर मैं भी हूं तो एक हाथ से उसे मार सकता है। एक और छात्र ने व्यंग्य किया। विनायक ने उसकी तरफ देखा, तो फिर तुम टॉप 16 में क्यों नहीं आए? छात्र तुरंत शर्मा गया और मुंह बिचकाते हुए बोला, यह मेरी बदकिस्मती है। मानो या न मानो, इस बार विराज की किस्मत खराब होगी। विनायक ने ठंडे स्वर में कहा। युवराज सिंह ने मुंह बनाते हुए मैदान की ओर देखा। विनायक कैसा इंसान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह इतने कम उम्र के आदमी से इतना डर कैसे सकता है? क्या यह सच है कि विवान में कुछ हुनर है? जब लोग चर्चा और अनुमान लगा रहे थे, तभी प्रतियोगिता शुरू हो गई। बेकार, घुटनों के बल बैठो और मेरे जूते चाटो। मैं दूसरे भाई के रूप में तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। विराज एक गंभीर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। लोहे की मुट्ठियों की एक जोड़ी चरमराई और उसकी भीगी हुई मुट्ठियों से एक अद्भुत गति निकल रही थी, मानो 2 भारी हथौड़ों की गड़गड़ाहट हो। जब एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो वह तुरंत काटती नहीं, बल्कि उसके साथ धीरे धीरे तब तक खेलती है जब तक वह थोड़ा मर नहीं जाता। विराज अब उसके साथ खेलने का आनंद ले रहा है। वह निराशा और अपनी असामान्य मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए विवान की भूमिका निभाना चाहता है।
क्या यह है? मुझे खेद है कि अब आप मुझे नहीं चाटेंगे। विवान ने विराज को उदासीनता से देखा। यह अज्ञानी व्यक्ति, मुझे डर है कि वह नहीं जानता था कि उसकी आपदा आ रही थी। मौत की तलाश में विराज की अभिव्यक्ति ने विराज को क्रोधित कर दिया। जब उसके पैर चले गए तो विराज ने तुरंत 5 या 6 मीटर की दूरी पार कर ली और एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने विराज को मारा। बूम! उसके सामने की हवा फट गई और मजबूत ऊर्जा का एक भंवर विवान के सामने प्रकट होता है। लहरों की तरह मुट्ठी की शक्ति उसे घेर लेती है। अच्छा, विराज की उपलब्धियों में बहुत सुधार हुआ है। वे विनायक से बेहतर हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत कमजोर हैं। विराज के भयंकर हमले के सामने विवान ने उन सभी को एक ही हाथ से इकट्ठा कर लिया। उसके हाथ मानो पीपा बजा रहे थे, अर्धवृत्त को गले लगा रहे थे और एक हाथ से उसे बाहर धकेल रहे थे। धमाका! प्रचंड ऊर्जाएं आपस में टकराईं और गैस विस्फोट की अद्भुत ध्वनि निकली और पूरी जमीन हिलती हुई प्रतीत हुई। क्या धुएं और विवान में विराज का शरीर मानो किसी पहाड़ से टकराया और अचानक रुक गया। उसके अंतड़ियों में एक झटका लगा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। विवान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एक दहाड़ के साथ विराज की आंखें भयंकर हो गईं और उसकी हड्डियों में चटकने की आवाज आई। उसका पूरा शरीर अचानक 1 मिनट के लिए फैल गया और उसकी मुट्ठियां विवान पर लगीं। धमाका! तूफान आकाश में तेजी से आया। चुनौती के मैदान में 10 तेज हवाएं चलीं। धुआं और धूल बेतहाशा बाहर निकली। छोटे कौशल टूटे। विवान का एक हाथ बाहर धकेला गया, जो धीमा, ठोस और तेज लग रहा था, और विराज की लोहे की मुट्ठी से धमाक! प्रचंड गति 2 लोगों पर केंद्रित है और कई छात्रों के बाल चुनौती क्षेत्र के नीचे उड़ रहे हैं। प्रचंड गति में विवान का शरीर स्थिर है, मानो चट्टान हो। विराज की ओर देखते हुए वह उस विशाल बल के आघात को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह 2 कदम पीछे हट जाता है। यह असंभव है। विराज की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी मुट्ठी को विवान ने इतनी आसानी से रोक दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कमजोर, बहुत कमजोर हूं। सिर्फ इस साधना के लिए क्या आप चाहते हैं कि मैं दया की भीख मांगूं? विवान ने ताली बजाई और अपने कपड़ों के कोने पर चिपकी धूल को झाड़ा। उसने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। हर कोई दंग रह गया। यह लड़का मजबूर होने का नाटक करने में इतना सक्षम है। यह अजीब है कि विराज इसे सहन कर सकता है। आह! यह सुनकर विवान सच में गुस्से से भर गया। वह दहाड़ा और अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया। लोहे की मुट्ठियों की एक जोड़ी एक उग्र लहर की तरह निकली। 13 लहर मुक्केबाजी। भयंकर मुट्ठी ने हवा में विस्फोट किया, जिससे पूरा अखाड़ा गड़गड़ा उठा। विराज की मुट्ठी की परछाई अचानक उसके सामने प्रकट हुई। यह एक सुनामी की तरह थी जो आगे बढ़ रही थी। इसने सभी के कानों को दर्द दिया और दुनिया का रंग बदल गया। विनायक के छात्रों में से एक ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हालांकि राजवंश सरकार के राजा वीरेंद्र सिंह द्वारा युद्ध के मैदान में रचे गए मारक प्रहारों को अर्थ लेवल की एक हाई लेवल्स मुक्केबाजी तकनीक से परिष्कृत कहा जाता है। हालांकि यह लेवल केवल पीले लेवल से बेहतर है, इसकी शक्ति निचले लेवल के बराबर है। विराज की मुट्ठी की शक्ति कम से कम 3 गुना बढ़ गई है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवान हार जाएगा। जरूरी नहीं। विनायक ने बिना पलक झपकाए मैदान को देखा। विराज ने कहा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके आंतरिक भय ने उसे बताया कि विवान निश्चित रूप से उसका अनुसरण करने में सक्षम होगा। अंतर्ज्ञान के अलावा कोई कारण नहीं था। दर्शकों में गोपाल आश्चर्यचकित था। वह झुक गया और उत्साह से बोला, मैडम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर विराज ने सभी 13 तरंग मुक्केबाजी का अभ्यास किया है। ऐसा लगता है कि युवा मास्टर विराज इस प्रतियोगिता को जीतेंगे। इससे पहले विवान ने बार बार विराज के हमलों को रोका, जिससे गोपाल थोड़ा असहज महसूस कर रहा था।
अब विराज को मार्शल आर्ट कौशल का यह सेट प्रदर्शित करते देख वह तुरंत दृढ़ हो गया। देवयानी की तुलना विराज से कैसे की जा सकती है? मिस कमला ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। नीचे दर्शकों में देवयानी की आंखों में चिंता और घबराहट दिखाई दे रही थी। वह अपने पिता द्वारा बनाई गई 13 तरंग मुक्केबाजी की शक्ति को समझ नहीं पा रही थी। यह पौराणिक सैन्य हत्या मुट्ठी से संबंधित है, जिसका उपयोग विशेष रूप से युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारने के लिए किया जाता है। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी इसका विरोध नहीं कर सकता, तो अतिव्यापी मुट्ठी का बल बांध को तोड़ने की बाढ़ की तरह होगा और यह तब तक बेलगाम रहेगा जब तक कि प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया जाता। विवान बेटे, हरी पहाड़ियों को छोड़ने के लिए मजबूर मत हो। जलाऊ लकड़ी न जलने का डर नहीं। देवयानी ने अपने हाथों को जकड़ लिया और बुदबुदाया। घबराहट के मारे उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुक गया, मानो अखाड़े की ओर दौड़ना चाहती हो। उनके अलावा स्टेज पर कुछ विशेषज्ञ भी हैं जो इस कला में पारंगत हैं। इस समय उन सभी की आंखें गंभीर हैं और वे धीमी आवाज में चिल्ला रहे हैं। यदि विवान इस कदम का विरोध नहीं कर सकता तो वह मर जाएगा। विवान देवयानी की चिंताओं से अनजान था। उसके लिए हालांकि 13 गुना लहरों वाली मुक्केबाजी अच्छी है, फिर भी उसे चोट पहुंचाने के लिए हजारों मील दूर है। लेकिन वह विराज को हराना नहीं चाहता था। दूसरे पक्ष को उम्मीद देना और फिर उसे निराशा देना, ताकि दूसरे पक्ष को एहसास हो कि असली पतन क्या है। एक व्यंग्यात्मक लहजे में विवान की मुट्ठियां उसकी छाती पर धारा में एक चट्टान की तरह विराज के लगातार हमलों का विरोध कर रही थी। एक के बाद एक गर्जना की आवाजें गूंज उठीं। विराज के तूफानी हमले के आगे विवान हर बार विरोध करने में असमर्थ लग रहा था, लेकिन उसने जिद की। समुद्र में तैरती नाव की तरह वह लहरों के बावजूद खड़ा हो गया। यह शारीरिक विधि, जो थोड़ी सी भी सूक्ष्म है, निश्चित रूप से एक सूक्ष्म शारीरिक विधि है। धर्मवीरपुर के राजा रणवीर सिंह ने ठंडी हवा की सांस ली और उसकी आंखें चौंक गईं। कलात्मक अवधारणा के अनुसार शरीर विधि को 5 लेवल में विभाजित किया गया है: परिचय, प्रवीणता, कोमलता, सूक्ष्मता और पूर्णता। सामान्यतया इस लेवल की प्रतिभा प्रवीणता के लेवल तक पहुंच सकती है। हालांकि विवान सूक्ष्म लेवल पर पहुंच गया है। उसके लिए ऐसी प्रतिभा देखना पहली बार है। यह सच में एक सूक्ष्म लेवल की शरीर विधि है। अध्यक्ष शुद्धेश चौधरी ने धर्मवीरपुर के राजा रणवीर सिंह की धीमी चीख सुनी, लेकिन देखने पर भी ध्यान केंद्रित किया। आश्चर्यचकित होकर लगभग खड़ा नहीं हुआ। यदि आप इतने युवा हैं, तो आप अपने शरीर विधि को सूक्ष्म लेवल तक प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप इसे प्रतिभा नहीं कह सकते। यह एक ऐसा राक्षस है जिसका इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। विराज का चेहरा उदास है। फिलहाल उसने 10 मुक्के मारे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष ने अभी भी हार का कोई संकेत नहीं दिखाया है। विवान का आतंक उसकी उम्मीद से परे है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दहाड़ने को तैयार न होते हुए विराज अपने शरीर में मौजूद असली ऊर्जा को चरम सीमा तक धकेलता है और अंत में एक ही सांस में 3 घूंसे एक साथ पूरे हो जाते हैं। धमाका। उसी समय विराज के शरीर से एक उग्र लाल लहर उठती है। यह उसकी जागृति की रक्त शक्ति थी। पलक झपकते ही पूरा अखाड़ा ज्वालामुखी नरक में बदल गया और ज्वाला जैसी सांसें आसमान में उठी, जिससे हवा में एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। मेरे लिए मरो। विराज एक राक्षस की तरह उस पर टूट पड़ा और उसे रोकना असंभव था। 13 तरह लहरों वाली मुक्केबाजी की आखिरी 3 मुट्ठियां एक साथ मिलकर विवान पर एक घातक हमला करने के लिए तैयार थीं। लगभग विवान अब विराज से उलझने को तैयार नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। हाथ उसकी छाती के सामने क्षैतिज थे और उसके शरीर में 9 सितारा देव सम्राट सूत्र थोड़ा सा हिल गया और एक हाथ से उसे चीर दिया। धमाका।
विराज के लगातार 13 मुट्ठियों के हमले के सामने विवान ने आखिरकार केवल एक हाथ हिलाया और उसकी अज्ञात हथेली ने भीषण अग्नि मुट्ठियों की शक्ति में दबकर एक चौंकाने वाली दहाड़ लगाई। अगले ही पल आग की लपटें पूरे आसमान में फैल गईं और विराज, एक शक्तिशाली और दबंग चील, आसमान में दौड़ी और मुंह में खून भरकर फूट पड़ी। मैं हारा नहीं, विराज के चेहरे पर अनिच्छा साफ झलक रही थी। हवा में मजबूत शरीर के साथ फिर से झपट्टा मारकर नीचे गिरा, मानो बाज झपट्टा मार रहा हो, अपनी जान कुर्बान कर रहा हो। विवान ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ हथेलियों में बदल गए और हवा की ओर 3 बार फट गए। ये 3 हथेलियां 2 मटर के दाने जितनी विराज के बाएं हाथ में कट गईं। एक हाथ विराज के दाहिने हाथ में कट गया और एक हाथ विराज के सीने में कट गया। और अंशुमान के आखिरी विराज मुकाबले का लगभग एक जैसा ही था। हड्डियों के टूटने की आवाज में विराज ने मुंह में खून भर लिया और चुनौती के मैदान में गिरने से पहले 10 मीटर से ज्यादा दूर हवा में उड़ गया। जीत गया। देवयानी, जो हमेशा स्टेज के नीचे बहुत घबराई रहती थी, अचानक अपने दिल पर पत्थर रखकर और चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कैसे असफल हो सकता है? मिस कमला अचानक एक क्लिक की आवाज के साथ खड़ा हो गया और दूसरी तरफ कुर्सी का कोना उसके द्वारा कुचल दिया गया और चूरा नीचे गिर गया। मैडम, गोपाल ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। दूसरी तरफ मुझे पता था कि यह विवान ही जीतेगा। विनायक का चेहरा चौंका और उसने विवान को गंभीरता से देखा। एक तरफ युवराज सिंह की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। पहली बार विवान का सामना करना पड़ा। रिंग पर गौरव शुक्ला जी अपने सामने के दृश्य को डर से देखता है और खेल का परिणाम घोषित करना भूल जाता है। कथानक स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता था। क्या विराज को विवान को नहीं हराना चाहिए? लंबे समय के बाद वह वापस आया और कड़वाहट से घोषणा की, विवान ने वहां लेटे विराज को देखना भी नहीं चाहा। उसकी आंखों में दया की एक झलक उभरी और उसने ठंडी आवाज में कहा, अभी अभी जो 3 हथेलियां मारी गईं, वे अंशुमान का बदला है। विराज, असल में बिल्कुल बेकार है। यह तुम्हारा ही नतीजा होना चाहिए। सिंह राजवंश परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। विवान के शब्द किसी धारदार चाकू की तरह विराज के दिल में जोर से चुभ गए। उसके दिल में खून के छींटे पड़ गए। नहीं, मैं हारा नहीं। मैं कैसे हार सकता हूं? हार तो तुम्हारी ही होनी चाहिए। अखाड़े में चल रहे विवान की पीठ को देखते हुए विराज की आंखों में आक्रोश की एक झलक उभरी। अचानक वह गुस्से से दहाड़ा। उसके पैर 2 जहरीले अजगरों में बदल गए और उसे जोर से लात मारने लगे। विवान ने विराज के हाथ छोड़ दिए, लेकिन उसके पैर नहीं। इसलिए उसके पैरों में अभी भी एक मजबूत ताकत थी। इस समय स्टेज पर यह दृश्य देखने वाले सभी योद्धाओं के चेहरे बदल गए। तुम्हें पता है, अब प्रतियोगिता समाप्त हो गई है और विवान चुनौती के मैदान में विराज की ओर पीठ करके चल रहा है। विराज का हमला पूरी तरह से उसकी पीठ के पीछे है और उसके पैरों की स्थिति और ताकत से। अगर यह लात सचमुच मारी गई तो विवान निश्चित रूप से मर जाएगा। वह पूरी तरह से विवान की जान चाहता है। इसे रोको, अभिमानी। इस समय चिराग और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। देवयानी अचानक खड़ी हो गई और उसकी आंखों में डर दिखाई दिया और वह बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो विराज के पैर विवान की पीठ पर आ गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि खेल के बाद विराज उसकी पीठ के पीछे हमला करेगा और उसके हत्यारे को चोट पहुंचाएगा। केवल एक चीज जिसे रोका जा सकता है वह है रेफरी गौरव शुक्ला जी, जो पास में ही है। हालांकि इस समय गौरव शुक्ला सामान्य रूप से डरा हुआ लग रहा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सभी आंखें केवल असहाय होकर देख सकती हैं। विराज के पैर विवान के पिछले दिल पर लात मारते हैं।
इस नाजुक पल में विवान ने मानो इस दृश्य की भविष्यवाणी कर दी थी। विराज ने एक मुक्का मारा। पहली ही चोट के बाद विराज के पेट में शक्ति केंद्र के ऊपर धमाका हुआ। विराज की आंखें फट गईं, चीथड़े की थैली की तरह पहले से भी तेज गति से पीछे की ओर उड़ी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। मेरा शक्ति केंद्र, मेरा गैस पूल नहीं। विराज जमीन से उठने के लिए संघर्ष करते हुए तुरंत घबराहट में चीख पड़े। वाह! उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुंह से काला खून उगल दिया, जो हवा से भरी एक गेंद जैसा था। वह अचानक मुरझाकर जमीन पर गिर पड़े। विवान की मुट्ठियों से उनका गैस पुल चकनाचूर हो गया और वे एक बेकार आदमी बन गए। विवान ने विराज को देखा, जो पीड़ा में था। उसने उपहास किया और अपना सिर हिलाया। आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की बड़ी परीक्षा प्रतियोगिता में लोगों को अपंग करना सख्त मना है। इसलिए विवान ने जानबूझकर विराज के पैर नहीं हटाए, बस यह अनुमान लगाने के लिए कि क्या वह गुप्त रूप से हमला करेगा। अगर विराज ने हमला नहीं किया तो प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर विराज ने हमला करने की हिम्मत की तो विवान बिना किसी आलोचना को आकर्षित किए दूसरे पक्ष को नष्ट करने में सक्षम होगा। यह कहा जा सकता है कि विवान ने विराज को एक अवसर दिया, अच्छाई और बुराई का एक मौका। लेकिन विराज ने बुराई को चुना, उसने नरक को भी चुना। काम, मिस कमला, अखाड़े में खड़े हो जाओ। मैडम, गोपाल ने कहा और उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह चुनौती के मैदान में गिर गया। इस समय मिस कमला पहले ही विराज की मदद कर चुका है। वह जल्दी से अपने शरीर से लोंगन के आकार की कई उपचार गोलियां निकालती है और उन्हें विराज के मुंह में डाल देती है। विराज के खून से लथपथ शरीर को देखकर मिस कमला का दिल चाकू की तरह हो गया। माँ, बच्चे गैस पूल को छोड़ दिया गया है बेबी, ये एक बेकार आदमी है। मिस कमला को देखकर विराज असहाय होकर रोया। आह! मिस कमला फूट फूट कर रोई और उसका दिल खून की एक बूंद की तरह था। उसके सिर पर उसका हेयर पिन एक पल में बिखर गया। उसने नाराजगी से विवान को देखा और दहाड़ी, गोपाल, इसे मार डालो, इस घटिया प्रजाति को मार डालो। जी मैडम। गोपाल दहाड़ा और अपने शरीर को हिलाया। वह विवान के पास आया और एक हाथ से उसका सिर काट दिया। धमाका! प्रांत लेवल के बाद के लेवल में शिखर की खेती पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। मजबूत गति एक विशाल महासागर की तरह थी, जिसे सिंह राजवंश की विवान के खिलाफ दबाया गया था। चुनौती के मैदान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। बस करो। स्टेज पर आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज के डीन शुद्धेश चौधरी गुस्से से लाल हो गए और उनकी शक्तिशाली गति अचानक उन पर हावी हो गई और वे उसी समय नीचे कूद पड़े। क्रोधित शुद्धेश चौधरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस साल की वार्षिक परीक्षा में ऐसी स्थिति आएगी। प्रतियोगिता के बाद न केवल कुछ छात्र चुपके से अंदर घुस आए, बल्कि कुछ विदेशी दबंगों ने स्टार कॉलेज के छात्रों को सबके सामने मार डाला। इस तरह के अराजक व्यवहार ने शुद्धेश चौधरी के क्रोध को और भड़का दिया। अगर हम उन्हें उचित दंड नहीं देते तो क्या ये लोग सचमुच सोचते हैं कि स्टार कॉलेज की प्रवेश परीक्षा उनके लिए दिखावा करने की जगह है?